हेलो एवरीवन, मैं हूं संगीता और मेरे इस क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डेफिनेशन को समझा था कि इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं। इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को समझेंगे और उससे वाक्य बनाना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ यूज्ड टू शो, जिससे यह दिखता है, यह पता चलता है इफ़ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, कि कोई क्रिया या कार्य कब हुआ था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ अ वर्ब टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है एक वर्ब टेंस है। इट इज़ यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर वी डू नॉट नो द टाइम ऑफ एक्शन। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहाँ पे हमें टाइम का, कार्य के होने के टाइम का पता नहीं है कि कब हुआ है। मतलब जो क्रिया हुई है उसके टाइम फ्रेम के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में हम डेफिनिट नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंतर्गत ऐसे एक्शंस आते हैं जो जनरली होते हैं, जो हैबिचुअली होते हैं, जो रेगुलरली होते हैं और जो रूटीन में होते हैं। इन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसको समझने का एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि जो हम रोज़ सुबह उठ के करते हैं दिन भर में, जो इन जनरल होता है, जो हमारे हैबिट में शामिल है या जो हम रेगुलरली करते हैं सभी लोग, उन तरह की क्रियाओं को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। आप अपना ही उदाहरण लेके देखिए। आप सुबह उठते हैं, यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू फ्रेशन अप, यू टेक टी, you take your breakfast, you get ready for school, college or office whatsoever, you pack your lunch or water, then you go to your school, college or office। तो ये सब आपकी ज़िंदगी में रेगुलरली, इन जनरल या हैबिचुअली रोज़ के तौर पे, रोज़मर्रा के तौर पे होता है। तो इन सभी तरह की क्रियाओं के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसको पहचानने का तरीका है ता है, ती है, ते हैं। जिन शब्दों के आखिरी में इस तरह के अक्षर आते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वे लोग लड़ाई करते हैं, मम्मी खाना बनाती है, ये सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसको एक अन्य नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी जाना जाता है। प्रेजेंट सिंपल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जनरल स्टेट ऑफ बीइंग या उसकी वस्तु स्थिति को दर्शाता या बताता है। जैसे अर्थ इज़ राउंड, कार इज़ वेरी फास्ट, आई एम अ टीचर, द स्काई इज़ ब्लू। तो इस तरह के स्टेटमेंट जिनकी जनरल वस्तु स्थिति इसी रूप में जानी जाती है, पहचानी जाती है, उनको भी व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ भी किसी भी सेंटेंस में आपको ता है, ती है, ते है से एंड नहीं दिख रहा होगा, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आएंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन स्टेटमेंट्स में या इन सेंटेंसेस में कहीं भी इज़ एम आर के साथ ING का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर इज़ एम आर प्लस ING का अगर हम इस्तेमाल कर देते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझा जाएगा। तो अब से आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सेंटेंसेस ता है, ती है, ते में एंड हो रहे हैं वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे ही, लेकिन जिन सेंटेंसेस में जनरल स्टेटमेंट है किसी के बारे में, जैसे वह लंबा है, पेड़ सूखा है, पृथ्वी गोल है, डब्बा बड़ा है, तो ये सब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत या उसके रूल के अनुसार ही बदले जाएंगे। इतना समझने के बाद अब हम इसके फॉर्मूला पे आते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस या ES या IES ज़रूरत के हिसाब से जुड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें S या ES या IES ज़रूरत के हिसाब से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं साथ साथ ये भी समझते चलते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का हीरो होता है, और हीरो की भूमिका हमारी हिंदी फिल्मों में क्या होती है, एक्शन की,
और मेंस या सबसे इम्पॉर्टेंट होने की। इन द सेम वे सब्जेक्ट सेंटेंस का हीरो होता है, वो एक्शन करता है या कार्य करता है, और सेंटेंस का टॉपिक होता है। फिर आता है वर्ब। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया अर्थात कार्य। तो सेंटेंस में जो भी कार्य आपको समझ में आ रहा है वो वर्ब है। तीसरा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के एक्शन का रेसिपिएंट होता है। रेसिपिएंट मतलब कि सब्जेक्ट ने जो भी कार्य किया उसका असर जिस चीज़ पर पड़ता है, जो उसके एक्शंस को लेता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचानने के लिए एक ट्रिक भी है। हु या व्हाट से सब्जेक्ट को रिप्लेस किया जा सकता है। इन द सेम वे हुम से ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया जा सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझने के बाद हमारे सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि हम समझें कि किस सब्जेक्ट्स के साथ SIES का इस्तेमाल करना है और किन सब्जेक्ट्स के साथ हमें SIES का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर हमें परिचय करना पड़ता है फर्स्ट पर्सन से, सेकंड पर्सन से, थर्ड पर्सन से। चलते चलते हम इनसे भी हाथ मिला ही लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ। मैं यानी कि स्पीकर। मैं और मुझसे जुड़े लोग जैसे आई, मी, वी, अस। सेकंड पर्सन आप हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको एड्रेस करके बात कर रही हूँ, और इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स जैसे यू, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन यानी कि कोई तीसरा आदमी जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम। इसके उसके बारे में हम लोग जाने या ना जाने उसको हम लोग बात तो करते ही रहते हैं, तो वो तो थर्ड पर्सन हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं मतलब कि फर्स्ट पर्सन, यू यानी कि सेकंड पर्सन आपसे, जॉनी लीवर यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। इतनी बातें अब आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब बहुत ही आसान तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का। चलिए उस पर चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद केवल एक ही है, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर। सब में वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, फिर से सुनिएगा, सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है एक्सेप्ट वन। और वो एक्सेप्शन क्या बताया या अपवाद क्या बताया मैंने आपको? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर से मतलब क्या हुआ? तीसरा आदमी जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे थे, और वो भी तब जब वो सिंगल होगा तब। अगर वो प्लूरल होगा तो वहाँ वर्ब का बेस फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। और इसके उदाहरण हो सकते हैं वह यानी इंग्लिश में ही, शी, इट। ही, शी, इट को प्रॉपर नाउन से भी रिप्लेस किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का नाम, और नाम तो किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान है। बस एक ही फॉर्मूला है और एक ही रूल है याद करना आपको। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट। फिर से एक बार सुनिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट। इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा आवश्यकता अनुसार एस या ई एस को वर्ब में जोड़ा जाता है। जैसे ही लव्स, शी गोज़, इट लुक्स गुड। अन्य उदाहरण है दिस परफॉर्म्स वेल, दैट सूट्स यू। ये क्लियर होने के बाद आते हैं उन वर्ब्स पे या उन वर्ड्स पे या उन क्रिया शब्दों पर जिनमें हमें एस या ई एस या आई ई एस जोड़ना है। आप इन वर्ब्स को बहुत ध्यान से देखिए और इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू मग इट अप। तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ब हैं और जिनके आखिरी में डबल एस हो या एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो और ओ हो। एक बार फिर से डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ होता है तो उसके आखिरी में हम लोग सफिक्स ई एस जोड़ते हैं, एस नहीं जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए आई क्रॉस, शी क्रॉसेस। आई वॉश, ही वॉशेस। आई वॉच, शी वॉचेस। आई फिक्स, सी फिक्सेस। आई डू, इट डज।
पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया कि आपको किसमें ES जोड़ना है, तो आप याद कर लीजिए SS, SH, CH, Z, XO 5 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा ये। दूसरा एक्सेप्शन है Y से एंड होने वाले वर्ब्स। तो जितने भी वर्ड्स Y से एंड होंगे वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो Y वाले वर्ब्स को ट्रांसफॉर्म करने के 2 रूल्स हैं। एक तो है कि Y के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और दूसरा है कि Y के पहले वॉवेल अगर है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए स्टडी और प्ले। स्टडी में STUDY, Y के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। कॉन्सोनेंट जब भी आएगा हम Y को IE से रिप्लेस करेंगे, मतलब स्टडी का Y हट के IES हो जाएगा, स्टडीज़ हो जाएगा। अन्य उदाहरण हो सकते हैं क्राई, रिप्लाई, फ्लाई। आप लोग इन शब्दों का खुद से यूज करके देखिएगा। Y से एंड होने वाले दूसरे तरह के ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें Y के पहले वॉवेल आता है। उदाहरण के लिए प्ले, PLAY, BUY, बाय। तो इन सारे तरह के शब्दों के आखिरी में Y जस का तस बना रहता है और वहाँ पे S जोड़ा जाता है। तो Y से बनने वाले 2 तरह के शब्द हो गए। एक तो Y जस का तस रह जाएगा जहाँ पे Y के पहले वॉवेल आएगा, लेकिन जहाँ Y के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो वहाँ Y हट के IES जुड़ जाएगा। So that's for today. Keep watching and keep learning. And if you find my channel helpful, do like, share and subscribe my channel. Thank you.